हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा मनी मार्केट का दूसरा लेक्चर है, यानी मुद्रा बाज़ार का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण कि किस तरह की प्रतिभूतियाँ या फिर किस तरह के उपकरण यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि मुद्रा बाज़ार है तो 1 दिन से 1 साल के बीच की ही डीलिंग्स इसमें होंगी, उतने ही इसमें लेन देन होगा। तो कौन सी तरह के उपकरण हैं वो हम इसमें देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट लेक्चर भी देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें आपको बेसिक ओवरव्यू और भी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन इसमें हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला है कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी क्या होता है? जनरली हम किसी को फ़ोन करते हैं, हमें नीड है कि प्लीज़ है ना मुझे अभी 50,000 रुपये चाहिए या 50 रुपये चाहिए, जो भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपको चाहिए, आप क्या करते हो अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली को, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके क्लोज़ हैं, आपको ज़रूरत है तो आप उनको फ़ोन करते हो और बोलते हो कि ये चाहिए, है ना। तो कॉल मतलब क्या, हाथों हाथ फ़ोन उठाया, कॉल किया, ख़त्म, है ना। और यही चीज़ बैंक करती है। जब बैंक को अपना CRR और SLR मेंटेन करना होता है, यानी जब उन्हें नकद में कोष रखना होता है और या प्रतिभूतियों के रूप में जो कोष रखना होता है, RBI की रिक्वायरमेंट होती है, RBI के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, लेकिन उनके पास उतनी फंड्स नहीं होते, तो वो एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक को, फ़ोन का मतलब एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, और वो जो कॉल पे हाथों हाथ वो ट्रांसफ़र होता है ना उनके पास, उसे बोलते हैं कॉल मनी। उसे क्या बोलते हैं? कॉल मनी। ठीक है, और दूसरा है नोटिस मनी। ठीक है, अब ये क्या है? नोटिस, इसको याद करने का, कॉल और नोटिस मैं आपको याद इसलिए करवा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि नोटिस क्या होता है? जनरली 15 दिन का आता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 15 दिन का। वही बैंक ही है यहाँ पे भी। एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करके कि हमें मतलब हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास इतना फ़ंड कम है, हमारे पास इतना कोष नहीं है और हमें चाहिए, लेकिन 15 दिन का उसमें जो टाइम पीरियड रखा जाता है। कॉल में हाथों हाथ 1 दिन का, ठीक है, और यहाँ 1 दिन या मतलब इस टाइप से। और नोटिस में क्या होता है? 15 दिन से कम तक का टाइम। ठीक है, 2 दिन से लेकर 15 दिन के बीच का जो टाइम है, 14 दिन, 15 दिन, उसको बोलते हैं नोटिस। नोटिस में ये दो तो ईज़ी याद हो जाएंगे। तीसरा है सरकार का। सरकार जो रिलीज़ करती है टी बिल, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत बार बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है, वो एक सबसे फेमस है टी बिल, ट्रेजरी बिल जिसको बोलता है। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो RBI को बोलती है कि आप हमारे ये प्रतिभूति मार्केट में उतारें, ये टी बिल्स मार्केट में उतारें और हमें पैसा ला के दें। जैसे संस्थाएं या निगम पैसा इकट्ठा करती है ना, वैसे सरकार को भी अपना चाहिए होता है, तो वो RBI के थ्रू रिलीज़ करवाती है। RBI को बोलती है और RBI रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे होते थे और भी, लेकिन अब जो करंट में फ़िलहाल जो चल रहे हैं वो 91, 182 और 364, यानी 91, 182 और 364, यही टाइप के ट्रेजरी बिल्स चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलता है या सरकार को क्या मिलता है? सरकार को पैसा मिलता है, और आपको क्या मिलता है? आप क्यों लगाओगे इसके अंदर? एक इसका फ़ायदा ये कि ये सरकारी है, तो आपको नुकसान होने का डर कम ही रहेगा, आपको ये नहीं रहेगा कि डूब जाएगा, है ना। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि नहीं, पहला सबसे बड़ा आखिरी कह सकते हैं यही फ़ायदा है। दूसरा, आपको क्या देती है सरकार इसके बदले? आप क्यों खरीदते हो फिर? इसमें आपको सरकार कुछ नहीं देती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट ब्याज नहीं देती है। वो ऐसे देती है कि अगर 100 रुपये का, मान लो कि अगर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है एक, जो कि नहीं होता है 10,000 से नीचे होता ही नहीं है, 10,000 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सपोज़ करो कि अगर 100 रुपये का है, तो सरकार आपको आपसे 90 रुपये लेगी, 10 रुपये वो आपसे लेगी ही नहीं। तो वो क्या हुआ? आपको 100 रुपये की चीज़ आपको 90 रुपये में आपसे ख़रीद रही है, लेकिन जब वो मैच्योर होगा, परिपक्वता उसकी जब आएगी, वो आपको 100 रुपये लौटाएगी। ठीक है, यह उसका एक तरह का फ़ायदा हुआ। आपको ब्याज वो सीधे रूप में नहीं दे रही, पर वो ऐसे दे रही कि 100 रुपये की चीज़ आपसे
₹90 में दे रही है, आपसे ₹90 ही दे रही है, मतलब 100 नहीं दे रही है, पर देगी वो आपको ₹100, ठीक है? ये होता है इसका। इसमें याद इतना ही रखना है कि सरकार आपको ब्याज डायरेक्टली नहीं देती है, आपको ₹100 की चीज़, ₹100 लेने थे उसको, लेकिन वो आपसे 90 ही देगी, पर जब वापस देगी ना, आपको वापस रिटर्न करेगी, तब वो आपको पूरे 100 के 100 करेगी, जबकि उसने लिए तो 90 ही थे, है ना? दूसरा फ़ायदा, ये सरकार है तो इस पर आप विश्वास कर सकते हो, डूबने वगैरह का तो है नहीं काम, ठीक है? और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ सरकार को पैसा चाहिए, लेकिन सरकार खुद से नहीं आती है, वो आरबीआई के थ्रू मार्केट में ये लॉन्च करती है, ठीक है? इसमें 91, 182 और 364, ये 3 तरह की अभी करंटली चल रही है, ठीक है? इसमें वैसे तो 10,000 की लिमिट होती है, टी-बिल सबसे कम जो प्राइस है ना वो 10,000 है, तो हम लोग तो नहीं होते इसका पार्ट, इसका तो माना जा सकता है कि बैंक या बड़े बड़े जो संस्थान हैं, निगम हैं, वही इसको खरीदते हैं। एक ट्रेजरी बिल कम से कम 10,000 का होता है, ठीक है? तो मान लो कि 10,000 में से 9,000 आपसे देता है और वापस आपको 10,000 रिटर्न करता है सरकार, जो आपको रिटर्न 10,000 करती है, ठीक है? ये सेम चीज़ इसमें लिखी है, आप पॉज करके देख सकते हैं। वही है कि इकरार में 182 और 364 दिन का है, आरबीआई देती है और सरकार को जो भी अल्पकालिक आवश्यकता है उसके लिए, और मतलब आपको जो भी अंकित मूल्य उसका है उसमें, और मतलब आपका जो बनाया गया मूल्य है उसमें फ़र्क होता है, आपको वो अंकित मूल्य ही देती है, आपसे देती नहीं है, पर देती आपको वही है, ठीक है? कम, उससे कम में, अंकित मूल्य से कम में देती है, पर देती आपको अंकित मूल्य ही है, यानी 100 का है तो ₹100 ही देगी आपको, लेकिन आपसे 90 ही देगी, ठीक है? तो बड़े बड़े संस्थान ही होते हैं इसमें। ये दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल, सीएमबी। ये अभी 2010 में आया था, ये भी सरकारी है, ठीक है? मतलब पहले सरकार सिर्फ टी बिल के हेल्प से ही पैसा निकालती थी, अभी वो सीएमबी यानी कैश मैनेजमेंट बिल के नाम से भी, नकद प्रबंधन बिल के रूप में भी निकालती है, ठीक है? तो ये 2010 का है, तो अगर आपसे पूछे तो बता सकते हो। ये इसका जनरली जो डेट है वो 91 डेज़ यानी 91 दिन का होता है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं जनरली, जिसके बारे में सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीपी क्या होता है ना, वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, क्या और अगर ओवर पूरा ही पूछा जाए आपसे कि इंस्ट्रूमेंट बताओ, तो ये तो पता नहीं है, तब तो पक्का बताना, बाकी इसका एक अकेला क्वेश्चन भी सीपी और सीडी पे आ सकता है, सीडी आगे आएगा इसमें, अभी है। सीपी क्या होता है? सीपी जनरली कौन रिलीज़ करता है, वाणिज्यिक पत्र कौन रिलीज़ करता है? ये 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच का होता है, ध्यान रखना, ठीक है? इसको 1990 में लाया गया था, ओके? इसको जनरली कौन रिलीज़ करता है? इसको बड़ी कंपनियां होती हैं ना, मतलब ब्लू चिप कंपनी जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही जिनका मतलब बहुत अच्छा कॉर्पोरेट वैल्यू है, जिसकी ब्लू चिप बोलते हैं, जिसको हाईएस्ट, जो बहुत बहुत ऊपर की कंपनियाँ होती हैं जिसकी बहुत लेवल है, हाईएस्ट लेवल की, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई या इस टाइप की बड़ी इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़ी लेवल की, वो इसको रिलीज़ करता है जनरली। तो इसकी क्योंकि इसका वहाँ तो टी बिल 10,000 का बात करी थी ना मैं, यहाँ तो एक चीज़ ही 5 लाख की आती है। ये जो एक सीपी होता है ना, ये वाणिज्यिक पत्र, ये 5 लाख का आता है, तो 5 लाख किसके पास है? हम लोगों के पास तो है नहीं, और ये चाहिए किसको? ये बड़ी कंपनी को चाहिए, बहुत बड़ी टाइप की होता है ये, बहुत मतलब डूबने उबने का चांस तो कम ही होता है, इन पर बहुत भरोसा किया जा सकता है, लेकिन 5 लाख जनरली किसके पास होता है? और 5 लाख या फिर 5 लाख के गुणक, यानी कि 5, 10, 15, 20 इस टाइप से चलेगा, 5 के ऊपर। तो ये भी कोई बड़े लोग ही होते हैं, मतलब वही बड़े वित्त निगम या संस्थान, वही लोग इसमें पैसा लगाते हैं। आपको याद क्या रखना होता है? कौन सा उपकरण क्या करता है, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, और उसका जो है कितने में उसको ख़रीदा जाता है, जो भी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बस। ये रिस्की तो बहुत है, जो वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर जो है, रिस्क बहुत है इसमें, बहुत लेकिन
फ़ायदा भी बहुत है। कॉमर्स का रूल है, तो जितना नुकसान के चांसेस हैं उतना फ़ायदे के भी चांसेस हैं। नो रिस्क नो गेन वाली बात है। ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने पर हमेशा गेन ही होता है, फ़ायदा ही होता है, पर ज़्यादातर रिस्क लेने पर आपको फ़ायदा होता है। तो भाई बड़ी कंपनियाँ क्यों उठाती है जब ऑलरेडी बड़ी है, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? उनको ज़रूरत पड़ती है जब रोज़ का जो वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं ना अपन, कार्यशील पूंजी, रोज़ रोज़ जो कम पड़ता रहता है उसको निकालने, उनका जो काम निकालना होता है ना, वो सीपी से निकालते हैं। ठीक है। फिर है सीडी। सीडी यानी प्रमाण पत्र, जमा पत्र बोल सकते हो। इसमें और उसमें बहुत बहुत मतलब सिमिलरिटी है, या फिर एक जैसा ही है, ये ज़्यादा लगभग फ़र्क नहीं है इनमें। तो वो जो है कंपनियां रिलीज़ करती हैं, है ना, उसको प्राइवेट कंपनीज या इस टाइप के, जो गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन कंपनीज रिलीज़ करती है। और सीडी को कौन करता है? बैंक्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, वित्तीय निगम या वित्तीय संस्थाएं जो है वो रिलीज़ करती है। इनको भी तो चाहिए होता है ना, बैंक वगैरह रिलीज़ करते हैं इनको। जो भी वित्तीय संस्थान है या वाणिज्यिक बैंक है वो करते हैं। उसका 15 दिन से 1 साल का टाइम था, इसका 91 दिन से 1 साल का टाइम है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें 91 दिन से 1 साल, 91 डेज, 91 से पूरा 365 बोल सकते हो, 365 दिन, तो 64 भी होते, तो आप 1 साल यानी 1 ईयर बोलो अगर बैंक रिलीज़ कर रही है तो। और अगर कोई बड़ा वित्तीय संस्थान रिलीज़ कर रहा है ना, तो फिर इसका टाइम 1 साल से 3 साल का हो सकता है। अब इस केस में 1 से 3 साल का जो टाइम होता है ना, वो जनरली अल्पकाल का नहीं माना जाता है, वो दीर्घकाल का माना जाता है। ठीक, तो आपको अगर पूछा जाए तो आप, अगर सीधा पूछा जाए डायरेक्ट, तो आप बैंक का नाम लो कि वित्तीय संस्था, सॉरी, जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक या फिर कोई भी बैंक, वो इसको रिलीज़ करता है और 91 दिन से 1 साल के बीच में करता है। अगर कोई वित्तीय संस्थान उसको 1 साल से 3 साल के बीच में करता है, ठीक है, तो वो जनरली नहीं आता है इसमें, लेकिन सीडी होता है। 2 तरह के होते हैं, एक 91 दिन से 1 साल, और एक होता है 1 साल से 3 साल के बीच में। 1 से 3 साल कौन करता है? वित्तीय निगम, सॉरी, वित्तीय संस्थाएं, और बैंक करती है 91 दिन से 1 साल। ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना, आरआरबी जो है वो नहीं रिलीज़ करते इसको। आरआरबी कौन सा होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये सीडी को रिलीज़ नहीं करते, इनको मना किया हुआ, ये नहीं करते। आरआरबी भी तो बैंक है, लेकिन वो नहीं करते। तो कौन सी बैंक करते हैं इसको? अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड बैंक। इसका आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ इतना याद करो। अगर आगे जब लेक्चर्स आएंगे कमर्शियल बैंक के बारे में, तब बताऊँगी कौन सा सेक्शन, कौन होते हैं शेड्यूल, कौन होते हैं मतलब नहीं होते, जो शेड्यूल में नहीं होते, कौन होते हैं ये लोग। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी नहीं सोचना है, अभी याद रखना है आरआरबी इसको रिलीज़ नहीं करता है। ठीक है। और इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं है कि बस एक बार डाल दिया तो आपको पूरे टाइम के लिए फंसा दिया पैसा, आप निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉस तो होगा फिर आपको, है ना। और इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो। और क्या बोलते हैं, इस पर मतलब टैक्स लगता है, ध्यान रखना। इसे पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। पब्लिकली ट्रेडेड का मतलब हर कोई नहीं करता है, इसमें बड़े लोग ही करते हैं। जैसे वो और लास्ट इसमें लिखा है कि बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू बाय बैक अ सीडी बिफोर इट्स मैच्योरिटी। बैंक नहीं ले सकती इसको वापस। ठीक है। जिसने रिलीज़ किया ना, बैंक ने बोला कि मतलब हमें पैसा चाहिए, तो वो बीच में नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं अब हमें नहीं चाहिए, आप रख लो, हमें वापस दे दो अपने सीडी, आप अपने पैसे लो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। इस पर टैक्स लगता है। ठीक है। ये बोलते हैं इसके अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है। ये इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन बैंक पीछे नहीं हटेगी। बैंक आपको जितने टाइम के लिए बैंक ने आपसे लिया है वो तो उतना टाइम उसको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए अपना पैसा वापस तो आप ले सकते हो। ठीक है, वो रोक टोक नहीं है। अब क्योंकि इसमें वाणिज्यिक बैंक है, यानी एक तरह का सरकार का काम है, तो सरकार या फिर सरकार टाइप के जो शेड्यूल में आते हैं ना, वो काफ़ी विश्वास करने जैसी बैंक होती है। तो ये आपका ध्यान रखेंगे, ये मतलब इस तरह से काम नहीं करेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए।
तो यहाँ पे जो मिनिमम सीडी की रिक्वायरमेंट है, यानी एक सीडी कितने का होता है, वो 1 लाख या उसके मल्टीपल्स में यानी गुणक में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चल सकता है। वो सीपी जो अभी पढ़ा था हमने, है ना, तो वो क्या होता है, वो बड़ी कंपनियां रिलीज़ करती है। तो कंपनियां प्राइवेट भी होती है, सरकारी भी होती है, लेकिन प्राइवेट होती, तो वो अपनी वो उतना हमारे बारे में नहीं सोचती, तो वो 5 लाख की बात करती है। वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख इस तरह से चलाता है, ठीक है। फिर है ट्रेड बिल। इसके बारे में आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने पढ़े थे तो आपने कमर्शियल बिल पढ़ा, मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी पढ़ा होगा। ये वही है ट्रेड बिल। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई सामान ख़रीदा, ठीक है, उधार में ख़रीदा, किसी दुकानदार से उधार में ख़रीदा, और आप उसको वापस दोगे 3 महीने के बाद। अपने जो भी आपने सामान खरीदा उसका रिमेनिंग अमाउंट जो है आप 3 महीने के बाद लौटाओगे, लेकिन दुकानदार को वो पैसा अभी चाहिए। तो क्या करेगा वो, आपको तो आपको उसने बना के दे दिया आपका डॉक्यूमेंट कि आप 3 महीने बाद दोगे। तो अब वो बैंक के पास जाता है दुकानदार और बोलता है कि ये वाला पैसा जो है मुझे 3 महीने के बाद मिलेगा, आप मुझे अभी दे दो क्योंकि मुझे अभी चाहिए। तो बैंक उसे पैसा दे देगी कुछ अमाउंट काट के, ठीक है। पूरा अमाउंट तो देगी नहीं, क्योंकि बैंक अपनी सर्विस दे रही है। जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलने वाला था वो अभी मिल रहा है, तो बैंक आपको सर्विस दे रही है, तो वो कुछ पैसा तो उसमें काटेगी और आपको फिर दे देगी। तो ये जो कहानी हुई ना लेन देन वाली, ये ट्रेड बिल होता है, ठीक है। व्यापारिक विधेयक बिल बोल दो चल जाएगा। होता वही है कि जब बेचा और आपने उधार में बेचा, जो पैसा आपको बाद में मिलने वाला था, आप बैंक के पास गए, उसे दिखाया कि ये मुझे देगा तो आप दे देना, अभी मुझे दे दो, तो बैंक आपको कुछ अमाउंट काट के और दे देगी, ठीक है। अब ये है डिफेक्ट। भारतीय मुद्रा बाजार में क्या क्या दोष है, ये भी मैं इसी में ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि कोई खास ऐसा है नहीं। तो इसमें है कि यहाँ पे मैंने शुरू फर्स्ट लेक्चर आपने देखा नहीं है, इसलिए जिसने देखा है उसको ठीक है, जिसने नहीं देखा उसको अब देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो जुड़ी हुई कैसे हैं ये बता देती हूँ। मैंने बताया था कि 2 तरह के मुद्रा बाज़ार में 2 तरह के उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। तो अब इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मनी मार्केट को कौन मैनेज करता है, मुद्रा बाज़ार को कौन, इस पर किसका कंट्रोल है, आरबीआई का है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन रिज़र्व बैंक अपनी बैंक पे तो कर सकती है, बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंकिंग प्रणाली, उस पर तो सारे बैंकों पे कंट्रोल है आरबीआई का। लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज या असंगठित जो क्षेत्र है ना, असंगठित में जो आते हैं ना ज़मींदार साहूकार टाइप के लोग हैं ना, जो उन पे आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो ये जो 2 भागों में जो बांटा गया है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है आरबीआई के लिए। तो ये एक तरह का डिफेक्ट है। अब जैसे अभी पीछे आया था सीडी को 91 दिन से 1 साल के बीच में, और फिर अगर वित्तीय संस्थाएं कर रही है तो वो क्या बोलते हैं 1 साल से 3 साल के बीच में भी हो सकता है। तो कई बार होता है कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना है, कैसा है ना। तो वो भी एक तरह की डिफेक्ट है, और वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है पर वो भी डिफेक्ट ही है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है। एक तो मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों है, यानी संगठित और असंगठित दोनों है। और संगठित पे तो आरबीआई का चलो कंट्रोल है, पर असंगठित जो बचते हैं ना वो लोग, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और वो मजाक की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है वो लोग। जब जो बहुत ज़्यादा लोग हैं उस पर कंट्रोल भी नहीं है, तो ये एक तरह का हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना अर्थव्यवस्था के लिए। जो सबसे ज़्यादा लोग हैं उन पर आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ पे अनहेल्दी कंपटीशन यानी अस्वस्थ, या कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा, कैसे अस्वस्थ या कैसे अनहेल्दी या अनकॉम्पिटिटिव कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ एक दूसरे को कोई सपोर्ट ढंग से नहीं करता है। यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का बेनिफिट करने की सोच ज़्यादा रहती है, क्योंकि
छोटा टाइम है ना, शॉर्ट पीरियड है, अल्पकाल है इसमें, तो सब अपना ही ज़्यादा सोचते हैं इसमें। तो ये भी एक यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया मनी मार्केट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कोई, जैसे कैपिटल मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंजेस से बात करते हैं या पूंजी बाजार में हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ खास है नहीं। और जितने भी जहाँ पे भी चल रहा है उसका एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे से इतने खास मिलते जुलते, मतलब डीलिंग पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो वो भी एक तरह का दिक्कत है यहाँ पे। बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने यहाँ पे। तो मैंने कहा ना, आरबीआई का कंट्रोल बैंक पे ही है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो ये बार बार हर चीज़ में कोई घूम फिर के आ रहा है। तो जब बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैंकिंग प्रणाली इतनी अच्छी नहीं है, या उतने ज़्यादा बैंक है नहीं सब जगह, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पे है ही नहीं, तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। वहाँ पे तो वही सेठ साहूकार ही भारी पड़ रहे हैं ना, पैसे वाले लोग ही ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर वो ये कि पूंजी की कमी है। क्यों पूंजी की कमी है? क्योंकि लोग बचाते नहीं हैं, या बैंकिंग सुविधा नहीं है, कुछ भी कह सकते हो। गाँव के एरिया में तो फिर हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैसे मनी मार्केट कहाँ से आएगा? मनी मार्केट का मतलब तो यही है, 1 साल तक का पैसा फटाफट इकट्ठा करना। या फिर कभी सीजनल शॉर्टेज आ जाती है कि हमें बहुत जल्दी पैसा, इसमें तो बहुत जल्दी की बात है और किसी के पास हो ही नहीं तो कहाँ से आएगा। जैसे मान लो कि जब फसल मतलब कटती है या लगती है, जो एक टाइम आता है हमें चाहिए होता है, उस टाइम पे नहीं है, या जैसे भी सीज़न की रिक्वायरमेंट हो, तो कभी कभी बहुत एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है मार्केट में, एक टाइम आता है जब बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। क्योंकि 1 साल की बात है ना, तो 1 साल में ऐसा 2 पार्ट आते ही हैं, कभी बहुत चाहिए होता है, कभी कम चाहिए होता है, तो फिर वो इम्बैलेंस है। अगर लॉन्ग टाइम का होता है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो चलता रहता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत अलग अलग हैं, मतलब कोई कहीं किसी भी ब्याज दर पे चल रहा है, कोई किसी ब्याज दर पे चल रहा है, तो मतलब वो तो सही नहीं है ना। और बिल मार्केट थोड़ी कम ही है, जैसे मैंने वो लास्ट इंस्ट्रूमेंट या कल में बताया था ना आपको, कि बैंक में गए, आप पैसा कटवाया दुकानदार ने और बाकी बिल का उठा के लगा, ऐसा है नहीं यहाँ पे, बहुत ही कम है। ठीक है, इतना ज़्यादा ऐसा मार्केट नहीं है यहाँ पे जिसको रीफाइनेंस कहते हो आप। वही अंडर डेवलप बोल सकते हो, कि इतना कोई ख़ास मनी मार्केट या मुद्रा बाजार इंडिया में है नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ है। जैसे बड़े बड़े जो है ना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इस टाइप के, या सॉरी स्टॉक नहीं, मनी मार्केट, लंदन मनी मार्केट, न्यूयॉर्क मनी मार्केट, इतना ऐसे बड़े मनी मार्केट इंडिया में नहीं है, बहुत छोटे हैं, और वो भी एक दूसरे से उनका जो संपर्क एक दूसरे से वो कम ही है ना। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए जो कमियाँ हैं उसको पूरी करो, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी कमी यही थी कि यहाँ पे जो इंडिजिनस यानी स्वदेशी बैंकर्स वगैरह है, सेठ साहूकार ज़मींदार ऐसे लोग हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल रखो, है ना। और जो हुंडी सिस्टम चलता है, अब तो शायद है भी नहीं है, लेकिन उसमें एक ही स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि ऐसे ही होगा। मतलब जो भी सिस्टम है, इस पर सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं समझ आया तो ये ध्यान रखा, जो भी असंगठित क्षेत्र है उस पर कंट्रोल करो, ठीक है। और जो चीज़ें जिसका कोई मापदंड तय नहीं है, उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, तो उसको ठीक करो। बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाओ, सुधारो, जो है जिसको सुधारो, नहीं है जहाँ पे बैंक वहाँ लेके आओ बैंक को, है ना। जो बिल मार्केट बिल बाज़ार जो बताया था वो कम है, तो वो भी लाओ, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस और डिस्काउंटेड हाउसेस है, जहाँ पे ये सब ट्रांजेक्शन होता है वो, तो उनको ठीक से डेवलप करो। और जो जो चीज़ें कम है, जैसे मुद्रा बाजार की ये दक्षता बढ़ाने के लिए देश में समाज, मतलब इस क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट क्लियरिंग हाउस। ये क्या होता है मैं बताती हूँ। जो समाज शोधन गृह क्या होता है, ये वो होता है कि जहाँ से ये डीलिंग होती है, मतलब आपने पैसा लगाना है, उनको पैसा ख़रीदना है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रतिभूति है, परिसंपत्ति है, वो जिस तरह से जहाँ से क्लियर होगी कि वो कन्वर्ट होगी, पैसे में कन्वर्ट होगी ना, तो उसके लिए क्लियरिंग हाउस चाहिए होता है। समाशोधन
जो है चाहिए, तो वो है ही नहीं। कम है तो उनको बढ़ाओ, उनको ढंग से चलाओ, जो है उनको सुधारो, और जो नहीं है उनको और बनाओ। कम है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, educate and less costly remittance facility should be provided by the businessman to increase mobility। मतलब वो मैंने पीछे बताया था ना, यहाँ अलग अलग ब्याज तय कर, तो वही ब्याज दर को थोड़ी कम रखो ताकि एक दूसरे को पैसा मतलब दे सकें। जिसको अगर कोई लगाना चाह रहा है, थोड़ा बहुत कम है उसके पास, तो वो किसी से ले सके। अगर ऐसा होगा कि बैंक दूसरी जगह से उसको ज़्यादा पैसा ब्याज पे मिल रहा है, तो वो किसी और को क्यों देगा, वो वहाँ से खरीदेगा, है ना? तो मतलब एक तरह का होता है ना सिस्टम कि हाँ, तो वो यहाँ पे भी लगाए, उन्हें लगे कि यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, या फिर यहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो तो वो यहाँ पे आएंगे। बिल मार्केट स्कीम शुड बी एक्सटेंडेड टू इंडिजिनियस बैंकर। अभी जो बिल मार्केट का जो बताया था मैंने कि कम ज़्यादा मतलब कम पैसे पे आप अपना बिल रिलीज़ करवा देते हो। जो लास्ट में था ना ट्रेड बिल, वाणिज्यिक बिल, उसमें क्या था कि जो बेचने वाला है, दुकानदार है, वो बैंक के पास गया और कम उसको बोला कि मुझे अभी चाहिए, मेरे को 3 महीने बाद मिलने वाला है, तब आप ले लेना, है ना? तो ये चीज़ अभी जो इंडिजिनियस बैंकर है ना, मैंने उस दिन बताया था इंडिजिनियस बैंकर क्या होता है, वो आप लेक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा। तो उन तक भी ये चीज़ होनी चाहिए, वो भी ऐसा करे तो शायद कुछ इम्प्रूव हो। और अभी कोऑपरेटिव सिस्टम जो है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, सहकारी बैंक है जो है, इसका में इतने डेवलप नहीं है, वो उतना नहीं कर सकती। उनका जो संरचना है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करो। मतलब इन टोटल बैंक्स को सुधारो, बैंकिंग सिस्टम को, और जो नॉन बैंकिंग सिस्टम है जिस पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, उसको कम करो, उस पर कंट्रोल करो। बस यही कहानी है इसकी। थैंक यू। आई थिंक आपको मनी मार्केट अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है? और फिर हम इस पर डिस्कशन और करेंगे किसी और लेक्चर में। वैसे मनी मार्केट आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है, तो आप दोनों लेक्चर को अच्छे से रिपीट करके देखें, और नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू।